आज प्रहलाद बाबू बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान होने की वजह भी कोई छोटी मोटी नहीं थी। रह रह कर उनकी आंखों से आंसू बरस रहे थे और वे चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे। सारे आंसू अगर एक साथ निकल जाएं तो शायद थोड़ा आराम मिले। दरअसल बात यह थी कि उनके हाथ में अभी एक पत्र है जिसे पढ़कर वे भावनाओं में बह गए हैं। प्रहलाद बाबू ध्यान से एक एक शब्द पढ़ते जा रहे थे। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्होंने आखिरी लाइन को 2-3 बार पढ़ा। पापा, अगर आप होते तो मुझे ढेर सारी किताबें ला कर देते, फिर मैं पड़ोस की कंचन की तरह स्कूल जाती और खूब पढ़ती। प्रहलाद बाबू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और आंखों को साफ किया। फिर टेबल पर रखी घंटी को दबाया। घंटी की आवाज़ कमरे के बाहर तक गूंजने लगी। थोड़ी देर में चपरासी अपने हाथों में चाय का प्याला लेकर हाजिर हो गया। जी सर। अरे चाय नहीं, आराधना को बुलाओ। आराधना मैम ने ही प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू को वह पर्ची पढ़ने को दी थी। जब वे उनकी ओर पर्ची बढ़ा रही थी तब उनकी आंखों में भी आंसू झिलमिला रहे थे। किसने लिखी है यह पर्ची? आराधना मैम पूरी तरह कमरे में दाखिल भी नहीं हो पाई थी कि प्रहलाद बाबू ने उनके सामने यह सवाल कर दिया। अनुप्रिया ने। आराधना मैम ने कमरे के अंदर आते ही जवाब दिया। कौन अनुप्रिया? वह किस क्लास में पढ़ती है? वह हमारे स्कूल की स्टूडेंट नहीं है सर, पर मैं उसे 5वीं क्लास में ऐसे ही बैठा लेती हूँ। क्या मतलब? उसका नाम दर्ज नहीं है, पर वह पढ़ना चाहती थी तो ऐसा उसकी माँ ने मुझे बोला था, तो मैंने उसे क्लास में बैठने की इजाज़त दे दी थी। आराधना मैम को लगा शायद सर अब उनसे नाराज़ होंगे, क्योंकि संस्था के नियम के मुताबिक किसी ऐसे बच्चे को क्लास में बैठाया नहीं जा सकता जिसका नाम संस्था में दर्ज ना हो। पर आराधना मैम करती भी क्या? उनसे अनुप्रिया और उसकी माँ की आंखों में झांक रही बेचारगी देख ही नहीं पाई। अनुप्रिया की माँ गांव में साफ सफाई का काम करती थी और 4 बच्चों का पेट भरती थी। पति था नहीं तो वह चाहकर भी अनुप्रिया को स्कूल में नहीं भेज पा रही थी। वैसे तो अनुप्रिया की माँ जानती थी कि अब सरकारी स्कूल में फीस नहीं लगती, किताबें भी स्कूल से ही मिल जाती है, पर इसके अलावा भी तो खर्च होते हैं ना। खर्चे ही नहीं, स्कूल में जो बड़े घरों के बच्चे पढ़ते हैं उसे उनसे डर था। गांव में कोई भी तो उनके साथ संबंध नहीं रखता। सरकार भले ही कहे कि उसने छुआछूत मिटा दी है, पर सरकार गांव में आकर देख ले कि यहाँ तो अभी भी पुराना राज ही चल रहा है। माँ को तो अनुप्रिया में पढ़ाई की लगन देखकर खुशी होती थी। अनुप्रिया ने ही जिद की थी, माँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, आप मुझे स्कूल में भेज दो ना। रोज रोज की जिद के आगे माँ एक दिन अनुप्रिया को आराधना मैम के घर ले गई। वह तो आराधना मैम के घर के बाहर के मैदान में झाड़ू लगाती थी। इस वजह से उनसे कुछ पहचान सी हो गई थी। आराधना मैम ने भी माँ का हौसला बढ़ाया था। अरे आप इसे स्कूल भेजे ना, देखो सरकार पढ़ने वाले बच्चों को कितनी मदद कर रही है, आप भेज दें इसे। मैम मैं चाहती हूँ अभी अनुप्रिया ऐसे ही स्कूल जाए, 2-4 दिनों में ही उसका स्कूल जाने का भूत उतर जाएगा, और नहीं उतरा तो अगले साल उसका नाम लिखवा दूंगी, अनुप्रिया की माँ बोली। आराधना मैम ने अनुप्रिया को क्लास में बैठने की इजाज़त दे दी। अब प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू के सामने खड़ी आराधना मैम के चेहरे पर न जाने कितने भाव आ जा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि कहीं प्रिंसिपल सर नाराज ना हो जाएं। उन्होंने अनुप्रिया का लिखा वह कागज़ इसलिए उनको पढ़ने के लिए दिया था ताकि वे उसकी पढ़ाई की ललक को खुद भी महसूस कर सके। बहुत देर तक प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू अपने हाथों में लिए कागज़ को उलटते पुलटते रहे। आराधना मैम का सब्र टूटता जा रहा था। सर मुझसे गलती हो गई, मुझे आपसे पूछे बगैर उसे क्लास में नहीं बैठना चाहिए था। अरे नहीं, तुमने तो बिल्कुल सही किया, हमें कम से कम एक पढ़ने वाले बच्चे का भविष्य संवारने का मौका तो मिला। सभी को पढ़ा लिखा कर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। पर सर वह आराधना मैम कुछ कहना चाहती थी, पर प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू ने बीच में ही उनकी बात को काट दिया। एक काम करो, तुम उसे मेरे पास भेजो। जी सर। उसकी माँ क्या करती है? सर वे दलित समाज से हैं और सफाई का काम करती हैं। यह सुनकर प्रहलाद
बाबू के चेहरे पर न जाने कितने रंग उतर आए। दलित समाज से सफाई का काम करती है, उनके कानों में गूंजने लगा। प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू ठहरे शुद्ध ब्राह्मण। आराधना जानती थी कि प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू बहुत ही धार्मिक और पुराने विचारों के थे। यहाँ तक कि वे अपना पानी घर से लेकर आती थे। आराधना मैम इसीलिए प्रिंसिपल सर को अनुप्रिया का परिचय देने से हिचक रही थी। प्रहलाद बाबू ने बहुत देर तक कुछ सोचा, फिर आराधना से बोले, जाओ अनुप्रिया को मेरे पास भेज दो। थोड़ी देर बाद आराधना मैम खुद अनुप्रिया को प्रहलाद सर के कमरे के बाहर छोड़ गई। अनुप्रिया धीरे से कमरे में दाखिल हुई। तुम अनुप्रिया हो? प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू ने पूछा। हाँ। पर आप मुझे डांटेंगी तो नहीं ना? मैं क्यों डांटूंगा आपको? आराधना मैम बता रही थी कि उन्होंने मुझे क्लास में बैठाने के पहले आपसे इजाज़त नहीं ली है ना, इसलिए। अनुप्रिया अभी भी हिचक रही थी। वह सब छोड़ो, तुम यहाँ आओ मेरे पास। प्रिंसिपल सर ने अपनी कुर्सी के बिल्कुल पास में ही एक स्टूल रख लिया था। अनुप्रिया कुछ देर हिचकी, फिर स्टूल पर आकर बैठ गई और बोली, सर मुझे छूना नहीं, नहीं तो आपको नहाना पड़ेगा। मैं दलित हूँ ना? प्रहलाद बाबू कुछ देर के लिए विचलित हुए। वे मन ही मन कुछ बुदबुदाए, फिर बोले, इधर आओ। अभी तो मैं आपको नहीं छूने वाला, पर अगर आपने मेरे सारे सवालों का सही जवाब दिया तो फिर मैं आपको गोद में उठाऊंगा। प्रहलाद बाबू की बोली में काफ़ी मिठास घुल गई थी। इससे अनुप्रिया का डर धीरे धीरे खत्म हो रहा था। प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू की कोई बेटी नहीं थी, 2 बेटे थे। वे दोनों शहर के हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। अनुप्रिया की उम्र तकरीबन 8 साल के आसपास होगी। वह फटी फ्रॉक पहने हुए थी। 2 चोटियाँ बनी थी जिन्हें लाल रिबन से बांधा गया था। हाथ पैर धुले और साफ लग रहे थे। चेहरे पर चमक दिख रही थी। आंखों में जरूर उदासी थी। प्रहलाद बाबू ने अनुप्रिया से पूछा, यह तुमने लिखा है? अनुप्रिया ने अपना सिर हिलाकर हाँ बोला। बहुत अच्छा लिखा है तुमने बेटा। उन्होंने जानबूझकर बेटा शब्द बोला था। पापा की बहुत याद आती है क्या? अनुप्रिया की आंखों में आंसू आ गए। वह कुछ नहीं बोली, केवल अपनी हथेलियों से आंख साफ करती रही। तुम पढ़ना क्यों चाहती हो? मुझे बड़ा साहब बनना है। क्यों? अनुप्रिया कुछ नहीं बोली, केवल कमरे की ओर देखती रही। कुछ सोचकर प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू ने अनुप्रिया को पढ़ने की इजाज़त दे दी। इसके बाद अनुप्रिया खुश होकर वहाँ से चली गई। प्रहलाद बाबू बहुत देर तक उसके बारे में ही सोचते रहे। अनुप्रिया रोज स्कूल आने लगी थी। आराधना मैम उसका अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। एक दिन प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू ने अनुप्रिया को अपने पास बुलाया और बोले, देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। कहते कहते उन्होंने एक पैकेट उसे थमा दिया। उस पैकेट में स्कूल की ड्रेस थी। अनुप्रिया ने ड्रेस को अपने हाथों में तो ले लिया, फिर उन्हें लौटा दिया और बोली, सर मैं ये नहीं ले सकती। क्यों? प्रहलाद बाबू ने पूछा। पापा कहा करते थे कि जो चाहिए वह खुद ही कमाओ, पर बच्चे जब तक छोटे होते हैं तब तक तो वे कुछ कमा नहीं सकते। नहीं सर, मैं नहीं ले सकती। अगर यह ड्रेस तुम्हारे पिता ने लाकर दी होती तब तो मैं ले ही लेती। अच्छा, तो तुम मुझे भी पिता ही समझ कर रख लो। तो क्या मैं आपको पिताजी बोल सकूंगी? वैसे मुझे पापा कहना अच्छा लगता है। प्रहलाद बाबू कुछ देर तक सोचते रहे, फिर बोले, अच्छा ठीक है, तुम मुझे बाबूजी बोल सकती हो। बाबूजी क्यों? अरे पहले पिताजी को बाबूजी ही बोला जाता था। मैं भी अपने पिताजी को बाबूजी बोला करता था। यह पापा कहने से ज़्यादा मीठा लगता है। समझ गई। ठीक है सर। बाबूजी, इतना कहकर अनुप्रिया वह ड्रेस लेकर वहाँ से चली गई। प्रहलाद बाबू के बेटे भी उन्हें बाबूजी ही कहकर संबोधित करते थे। बेटे पास में नहीं थे तो उनके कान भी बाबूजी सुनने को तरसने लगे थे। अब कम से कम अनुप्रिया तो रोज आकर उन्हें बाबूजी कह दिया करेगी। सारे स्कूल में यह बात फैल गई थी कि प्रिंसिपल सर ने अनुप्रिया को अपनी बेटी बना लिया है। स्कूल से बात निकल कर गांव के गलियारों तक जा पहुंची थी। सभी को हैरत इस बात थी कि प्रहलाद बाबू को आखिर क्या पड़ी थी कि उन्होंने एक दलित की बेटी को अपनी बेटी बना लिया।
इस बात से प्रहलाद बाबू के परिचित उनसे कन्नी काटने लगे। बात उनके घर तक जा पहुंची। उनकी पत्नी ने सारा घर सिर पर उठा लिया। बताओ, एक दलित की बेटी को गोद में उठाए फिरते हो, फिर घर आकर सारा कुछ छू लेते हो। पूरा घर अशुद्ध कर दिया। प्रहलाद बाबू ने शुरू में तो सफाई दी थी, पर जब कोई उनकी बात समझने को तैयार ही नहीं था तो वे भी चुप हो गए। स्कूल की पढ़ाई पूरी होने के बाद अनुप्रिया आगे की पढ़ाई करने के लिए बड़े शहर चली गई। वे उसे नियमित पैसे भेजते रहे। प्रहलाद बाबू की पत्नी ने तो उनसे रिश्ता निभाना जारी रखा, पर उनके दोनों बेटों ने अपने पिता को माफ़ ही नहीं किया। बेटों ने उनसे बोलना ही बंद कर दिया था। इधर एक लंबे समय से अनुप्रिया ने फ़ोन नहीं किया था। आखिरी बार उसने फ़ोन पर केवल इतना ही बोला था, बाबूजी, मेरी नौकरी लग गई है और मैं ट्रेनिंग करने जा रही हूँ। अब प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू के रिटायरमेंट का समय करीब था। वे अपने भविष्य निधि में जमा ज़्यादातर रकम निकालकर अनुप्रिया पर खर्च कर चुके थे। उन्हें इस बात की चिंता थी कि जब रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली एक मुश्त रकम की उम्मीद लगाए बैठे उनके बेटों को इसकी जानकारी लगेगी तो वे दोनों हाय तौबा मचा देंगे। दरअसल प्रहलाद बाबू के बेटे प्लानिंग बना चुके थे कि बाबूजी के पैसों से वे अपना खुद का कारोबार शुरू करेंगे। प्रिंसिपल प्रहलाद बाबू के रिटायरमेंट के कार्यक्रम में गांव का कोई भी शामिल नहीं हुआ। गांव वाले उन्हें भी अनुप्रिया की तरह अछूत मानने लगे थे। स्कूल का स्टाफ ही मौजूद था। घर से केवल उनकी पत्नी आई थी। कार्यक्रम छोटा था। 2-4 लोगों ने माला पहनाई और आराधना मैम ने उनके माथे पर तिलक लगाया। वे उनके साथ हो रहे गलत बर्ताव को जानती थीं, पर खामोशी रहती थीं। रिटायरमेंट के समय ही प्रहलाद बाबू को एक लिफाफा दिया गया जिसमें उनकी कुल जमा पूंजी का चेक था। छोटा बेटा वहां आया और माँ को मोटरसाइकिल पर बैठाकर ले गया। चेक भी अपने बाबूजी से तकरीबन छीन कर ले गया। आराधना मैम कुछ देर तक प्रहलाद बाबू के साथ पैदल चली, फिर वे भी लौट गई। वे पैदल चलते हुए गांव के बाजार से निकले। गांव के लोगों ने उन्हें देखा और मुंह फेर लिया। अब तो उन्हें इसकी आदत ही पड़ चुकी है। अनुप्रिया के लिए ही तो उन्होंने सब कुछ झेला था। उनका कदम सही था या गलत, यह तो वे खुद भी नहीं जानते, पर इतना जरूर जान गए थे कि भलाई करने का फल इतना कड़वा नहीं होता। पैदल चलते हुए प्रहलाद बाबू के सामने उनकी पूरी जिंदगी किसी फिल्म की तरह सामने आ रही थी। अनुप्रिया से मिलने के पहले तक उनकी जिंदगी एकदम शांत और इज्जत से भरी थी। वे आंखें उठाकर भी किसी को देख लेते तो सामने वाला घबरा जाता था, पर समय ने ऐसा पलटा खाया कि आज उन्हें कोई घर तक छोड़ने नहीं जा रहा था। प्रहलाद बाबू के घर के आंगन में दोनों बेटे बैठे थे। पत्नी अंदर थी शायद। उनके कदम गेट के सामने आते ही रुक गए। उन्हें एहसास हुआ कि उनके बेटों के चेहरों पर गुस्से के भाव थे और उनकी आंखें ज्वाला पैदा कर रही थी। बेटों के हाथ में वही चेक था जो उन्हें रिटायरमेंट के समय मिला था। वे समझ गए कि उनके बेटों को पता चल गया है कि उन्हें उतने पैसे नहीं मिले हैं जितने बेटे हिसाब लगाए बैठे थे। इस वजह से वे नाराज दिख रहे थे। प्रहलाद बाबू ने धीरे से गेट खोला। आज गेट खोलते समय उन्हें लग रहा था जैसे वे किसी पराए घर में दाखिल होने जा रहे हैं। यह गेट ही क्यों, यह मकान भी उन्होंने कितने अरमानों के साथ बनवाया था। स्कूल से छुट्टी लेकर खुद दिन भर धूप में खड़े रहते थे और मजदूरों से कहते थे, देखो भाई, मकान मजबूत बनाना, मेरे बेटों के काम आ जाए बस। हमारा क्या है, हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली है। आज प्रहलाद बाबू को यह मकान पराया लग रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और अंदर दाखिल हो गए। उन्हें देखकर बेटों की आंखों में खून उतर आया। वे बहुत देर से अपने पिताजी की राह देख रहे थे। अपने पिता को अंदर आता देखकर छोटा बेटा उबल पड़ा। सारा पैसा अपनी अय्यासी में उड़ा दिया। अब यहाँ क्यों आए हो? अपनी जबान संभालो छोटे। क्या अय्यासी बोले जा रहा है? उन्हें भी गुस्सा आ गया। क्या जबान संभालूं? आपने जबान संभालने लायक छोड़ा ही कहाँ है? अय्यासी करते समय
यह भी नहीं याद रहा कि आप 2 बेटों को पहले ही पैदा करके रख चुके हैं। बड़े बेटे की ज़बान आग उगल रही थी। प्रहलाद बाबू को समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या जवाब दें। देखो बेटा, यह जो मुझे पैसा मिला है ना, वह सारा तुम लोगों का ही है। इतना सा पैसा? एहसान जता रहे हो? इससे ज़्यादा पैसा तो अपनी नाजायज़ औलाद अनुप्रिया पर लुटा चुके हो। छोटे बेटे ने कहा। बकवास बंद करो, प्रहलाद बाबू ने भी तेज आवाज में कहा। इस बात ने गुस्से से उबल रहे बेटों के लिए जैसे आग में घी डाल दिया। वे उठे और प्रहलाद को धक्का देकर गिरा दिया। जाओ यहाँ से, हमें आपसे कोई मतलब नहीं है। जाओ अपनी अय्यासी करो, बड़े बेटे ने कहा। एकाएक धक्का लगने से गिरे प्रहलाद बाबू की कराह निकल गई। उनके आंसू बह निकले। उनकी चेतना शून्य होने लगी। चेतना शून्य होने के पहले उनके कानों ने किसी गाड़ी के रुकने की आवाज़ सुनी। अनुप्रिया को पता था कि आज उसके बाबूजी रिटायर होने वाले हैं। वैसे तो वह उनके रिटायरमेंट कार्यक्रम में ही पहुंचना चाहती थी और कार्यक्रम में सबको बताना चाहती थी कि देखो, दलित होने के बाद भी बाबूजी ने उसे अपनाया और ढेर सारा रुपया खर्च करके उसे बढ़ाया। वह बाबूजी का एहसान कभी नहीं चुका सकती, पर वह समय पर नहीं पहुंच पाई। गाड़ी रुकते ही अनुप्रिया धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुई। गेट के सामने ही उसने बाबूजी को जमीन पर गिरा देखा। उसके कानों में उनके करहाने की आवाज़ पहुंची। वह हैरान हो गई और बाबूजी कहते हुए उसने प्रहलाद बाबू के सिर को अपनी गोद में रख लिया। अनुप्रिया को समझती देर नहीं लगी कि बाबूजी के बच्चों ने ही उन पर हमला किया है। वह एकदम से बिफर पड़ी। किसने गिराया है बाबूजी को? बोल दो, नहीं तो मुझसे कोई बुरा नहीं होगा यहाँ पर। उसका गुस्सा देखकर सारे लोग सहम गए। साथ आए पुलिस के जवान भी अनुप्रिया की आवाज़ सुनकर गेट के अंदर आ गए। अनुप्रिया चिल्लाई, इन्हें जल्दी अस्पताल ले चलो और इनसे तो मैं वापस आकर ही निपटती हूँ। प्रहलाद बाबू ने जब अपनी आंखें खोली तो वे अस्पताल के बिस्तर पर थे। अनुप्रिया उनके सिर को सहला रही थी। उन्होंने अनुप्रिया को देखा पर पहचान नहीं पाए। मैं कहाँ हूँ? प्रहलाद बाबू ने पूछा। बाबूजी, आप अस्पताल में हैं। बाबूजी, उन्हें यह आवाज़ सुनी सुनी सी लगी। उन्होंने फिर से उसकी ओर देखा और बोले, अनुप्रिया। उनकी आवाज़ में इस बार दम आ गया था। हाँ बाबूजी, आपकी बेटी, कहकर अनुप्रिया उनके गले से लग गई। दोनों के आंसू बह रहे थे। देखो बाबूजी, आपकी अनुप्रिया कलेक्टर बन गई है। कलेक्टर? उन्होंने हैरत से उसकी ओर देखा। हाँ बाबूजी, यह सरप्राइज़ देने के लिए ही तो मैंने आपको उस दिन कुछ बताया नहीं था और बीच में ही इसी वजह से फ़ोन नहीं किया था। प्रहलाद बाबू की आंखों से बहने वाले आंसुओं की रफ्तार अब तेज हो गई थी। बाबूजी, आपने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, पिता बनकर मेरी देखभाल की है। मैं आपका कर्ज तो कभी चुका ही नहीं सकती। अनुप्रिया के आंसुओं ने भी रफ्तार पकड़ ली थी। मैं जानती हूँ बाबूजी, आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं सहा। मैं दलित जो थी, आराधना मैम मुझे सब कुछ बताती रहती थी। पर बाबूजी, अब आपकी बेटी आ गई है ना, आपके साथ हुई बेइज्जती का बदला मैं लूँगी। कहते हुए अनुप्रिया ने अपने दांत भींच लिए थे। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तू मेरी बेटी होकर ऐसी बातें कर रही है। नहीं बाबूजी, आपकी बेइज्जती का बदला तो मैं लूँगी ही। उन्होंने ज़िंदगी भर मेरी बेइज्जती की, वह मुझे बर्दाश्त है, पर कोई मेरे पिता समान बाबूजी की बेइज्जती करे, एक बेटी उसे कैसे सहन कर सकती है बाबूजी? कहते हुए अनुप्रिया ने प्रहलाद बाबू को अपनी बाहों में भींच लिया। तू तो पागल हो गई है रे मेरी बेटी। ऐसी ज़िंदगी में कभी ना सोचना और ना ही करना। किसी से बदला नहीं लिया जाता, बल्कि उसे बदलने की कोशिश की जाती है, पगली। अनुप्रिया कुछ नहीं बोली। वह खुद को अपने बाबूजी की बाहों में समेटे हुए थे। अस्पताल के मुलाजिम और अनुप्रिया के साथ आया स्टाफ बाप बेटी के इस मिलन का गवाह बन रहा था। दूर कोने में प्रहलाद बाबू की पत्नी और दोनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त हो गई। साथ देखते हैं आज की दूसरी कहानी। वैसे तो मैं अक्सर छुट्टियों पर
बाहर घूमना पसंद करती हूँ क्योंकि मुझे बाहरी दुनिया ज़्यादा पसंद है। घर पर मेरे पैर टिकते ही नहीं। शायद इसी वजह से मम्मी के साथ साथ भैया भी जब तब व्यंग कसते हैं कि शादी के बाद क्या होगा। दीपा, ससुराल में भी क्या ऐसी ही मर्जी चलेगी कि जब मन किया तब निकल जाओगी घूमने? आदत सुधार लो। तब मेरे पापा मम्मी और भैया को टोकते कि बस बस, मेरी बिटिया को कोई कुछ नहीं बोलेगा, अभी तो घूमने फिरने के दिन हैं। मेरा ऑफिस वैसे गुरुग्राम में है और हम रहते भी गुरुग्राम में ही हैं, लेकिन आज हम सभी को एक ज़रूरी मीटिंग के लिए हेड ऑफिस में उपस्थित होना था, इसीलिए आज मुझे फरीदाबाद जाना पड़ा। मीटिंग सुबह ही ख़त्म हो गई, लेकिन 3 बजे वापस बुलाया गया था और हम सभी अपने अपने होटल जाने लगे। मामी का घर पास में ही है और कल से वीकेंड भी है। बस क्या, मैंने झट से पापा को फ़ोन लगा दिया, लेकिन जब मम्मी को फ़ोन लगाया तो उन्होंने झट से उठा लिया। हेलो मम्मी, मैं जा रही हूँ मामा के यहाँ, अब डायरेक्ट घर सोमवार की शाम को ही आऊँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन वहाँ जाकर ज़्यादा नखरे मत दिखाना, और हाँ, 1-2 ऊपरी ऊपरी काम कर देना। मम्मी ने बस इतना ही कहा। हाँ मम्मी, आप फिक्र ना करें। फिर क्या था, सामने से आती ऑटो को मैंने पकड़ लिया। मैं जब मामी के घर पहुंची तो नीतू भाभी बाहर जाने की तैयारी में थी। नमस्ते भाभी, आप आज? हाँ, ज़रा जल्दी में हूँ, ऑफिस जाने का समय हो गया है, शाम को मिलते हैं, वह उल्लास से बोली। दीपा को तुम्हारे दर्शन हो गए, यही क्या कम है? अब शाम को तुम कब लौटोगी, इसका कोई ठिकाना है क्या? तभी मामी की आवाज़ सुनाई दी। नहीं, तुम निकलो। नीतू भाभी, थोड़ी देर बाद मुझे भी बाहर जाना है, मैंने कहा। मामा जी कहीं गए हुए थे। आशीष भैया के स्नान करके आते ही मामी ने खाना मेज पर लगा दिया। पारिवारिक चर्चा करते हुए हमने भोजन आरंभ किया। मामी थकी थकी सी लग रही थी। मैंने पूछा तो बोली, इन बाप बेटों दोनों को नौकरी वाली बहू चाहिए थी। अब बहू जब नौकरी पर जाएगी तो घर का काम कौन करेगा? नौकरानी अभी तक आई नहीं। मैंने देखा आशीष इस चर्चा से असुविधा महसूस कर रहा था। बात का रुख पलटने के लिए ही मैंने कहा, हाँ, नौकरानियों का सब जगह यही हाल है, पर वे भी क्या करें, उन्हें भी तो हमारी तरह जिंदगी के और काम रहते हैं। आशीष जल्दी जल्दी कपड़े बदलकर बाहर निकल गया। मैंने मामी के साथ मिलकर मेज साफ करवाई, बचा खाना फ्रिज में रखा और रसोई की सफाई में लग गई। मामी बार बार मना करती रही, नहीं दीपा, तुम रहने दो बिटिया, मैं धीरे धीरे सब कर लूँगी। 2 दिनों के लिए ही तो आई हो, आराम करो। मुझे वापस हेड ऑफिस में हाजिर होना था, इसीलिए बिना आराम किए ही बाहर निकलना पड़ा। जब मैं लौटी तो शाम ढल चुकी थी। मामी नौकरानी के साथ रसोई में थी। मामा जी उदास से सामने दीवान पर बैठे थे। मैंने अभिवादन किया तो क्षण भर को प्रसन्न हुए। परिवार की कुशल क्षेम पूछी, फिर चुपचाप बालकनी में घूमने लगे। बात कुछ मेरी समझ में ना आई। आशीष और नीतू भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। मामा जी का गंभीर रुख देखकर उनसे कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मामी आ गई। कब आई बिटिया वापस? बस अभी। मामा जी कुछ परेशान से दिखाई दे रहे हैं। नीतू अभी तक ऑफिस से नहीं लौटी है, जाने कैसी नौकरी है उसकी। कुछ देर बाद आशीष और नीतू साथ साथ ही आए। दोनों के मुख पर अजीब सा तनाव था। नीतू बिना किसी से बोली तेजी से अपने कमरे में चली गई। आशीष हम लोगों के पास बैठकर टीवी देखने लगा। वातावरण सहसा असहज लगने लगा। किसी अनर्थ की आशंका से मन व्याकुल हो उठा। नीतू कपड़े बदलकर कमरे में आई तो मामी ने उल्हाने के स्वर में कहा, खाना तो हमने बना लिया है, अब मेज पर लगा लोगी या वह भी हम जाकर ही लगाएं? मामा जी मानो राह ही देख रहे थे। तमक कर बोले, तुम बैठो चुपचाप, बुढ़ापे में मरी जाती हो। अभी पसीना सूखा नहीं कि फिर चली रसोई में। तुमने क्या ठेका ले रखा है? बात यहीं तक रहती तो शायद नीतू भाभी चुप रह जाती,
मामा जी दूसरे ही क्षण फिर गरजे, लोग बाहर मौज करते हैं, पता है ना कि घर में 24 घंटे की नौकरानी है। इस आरोप से नीतू हतप्रभ रह गई। कम से कम उसे यह आशा नहीं रही होगी कि मामा जी मेरी उपस्थिति में भी ऐसी बातें कह जाएंगे। उसने गुस्से से कहा, माफ़ करना, लेकिन आप लोगों को दूसरों के सामने तमाशा करने की आदत हो गई है। हम लोग तमाशा करते हैं? तमाशा करने वाले आदमी हैं हम लोग? पहले खुद को देखो। अच्छे खानदान की लड़कियां घर परिवार से बेफिक्र इतनी रात तक बाहर नहीं घूमती। आपको मेरा खानदान शादी से पहले देखना था बाबूजी। मामा जी भड़क उठे, मुझसे जबान मत चलाना वरना ठीक ना होगा। बात बढ़ती देख आशीष पत्नी को धकियाते हुए अंदर ले गया। यह सब देख मैं लज्जा से गड़ी जा रही थी। पछता रही थी कि आज क्यों रुक गई। अच्छा होता शाम को घर निकल जाती। यूं बादल बहुत दिनों से गहराते घुमड़ते रहे होंगे। वे तो उपयुक्त अवसर देखकर फट पड़े थे। थोड़ी देर बाद मामी ने नौकरानी की सहायता से खाना मेज पर लगाया। मामी के हाथ का बना स्वादिष्ट भोजन भी बेस्वाद लग रहा था। सब चुपचाप अपने में ही खोए भोजन कर रहे थे। बस मामी ही भोजन परोसते हुए और लेने का आग्रह करती रही। भोजन समाप्त होते ही मामा जी और आशीष उठकर बाहर वाले कमरे में चले गए। मैंने धीरे से मामी से पूछा, नीतू, वह कमरे से आएगी थोड़े ही, पर बाहर खाती पीती रहती है। उन्होंने फुसफुसा कर कहा। मैं सोच रही थी कि नीतू बहू की जगह बेटी होती तो आज का दृश्य कितना अलग होता। देखा, सब लोगों का खाना हो गया पर वह आई नहीं। मामी ने कहा, मैं उसे बुला लाऊं? जाओ देखो। मैं उसके कमरे में गई। उसकी आंखों में अब भी आंसू थे। मुझे यह जानकर आश्चर्य हुआ कि आशीष उसे मेरे कारण ऑफिस का काम बीच में ही छुड़वा कर ले आया था। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। जब भी कोई मेहमान आता उसे ऑफिस से बुलवा लिया जाता। तुमने आशीष को समझाने की कोशिश नहीं की? कई बार कह चुकी हूँ। वह क्या कहता है? ऑफिस का काम छोड़कर आने में तकलीफ होती है तो नौकरी छोड़ दो। क्षण भर को मैं स्तब्ध रह गई कि जब नए जमाने का पढ़ा लिखा युवक उसके काम की अहमियत नहीं समझता तो पुराने विचारों की मामा मामी का क्या दोष। चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। शुरू में सभी को ससुराल में कुछ ना कुछ कष्ट ही उठाना पड़ता है, मैंने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा। फिर घर आकर इस घटना को लगभग मैं भूल ही गई। संयुक्त परिवार की यह एक साधारण सी घटना ही तो थी, किंतु कुछ माह बीतते न बीतते एक दिन मामा जी का फ़ोन आया। उन्होंने बताया कि आशीष का तबादला हो गया है, परंतु बहू ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया है। यह सुनकर मुझे पिछली कितनी ही बातें याद हो आई। आशीष मामा जी का इकलौता बेटा था। घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। 30 पर उसने इंजीनियरिंग की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की थी। देखने में भी वह लंबा चौड़ा आकर्षक युवक था। इन तमाम विशेषताओं के कारण लड़की वालों की भीड़ उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी। किंतु मामा जी भी बड़े जीवट आदमी थे। उन्होंने तय कर लिया था कि लड़की वाले चाहे जितना जोर लगा दे, पर आशीष का विवाह तो वे अपनी शर्तों पर ही करेंगे। जिन दिनों आशीष के रिश्ते की बात चल रही थी, हमने भी मामा जी को एक मित्र परिवार की लड़की के विषय में बताया था। लड़की मध्य वर्गीय परिवार की थी, एमए कर रही थी, देखने में भली थी। मेरे विचार में एक अच्छी लड़की में जो गुण होने चाहिए वे सब उसमें थे। तब मामा जी ने जवाब दिया था, बेटे, तुम सब आशीष के लिए जो रिश्ता देखोगे वह अच्छा ही होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। पर आशीष को साइंस ग्रेजुएट लड़की चाहिए, दहेज मुझे नहीं चाहिए। लेकिन तुम तो जानती हो ना, रिश्तेदारी बराबर में ही भली। जहाँ तक हो सके लड़की नौकरी वाली देखो। आशीष भी नौकरी वाली लड़की चाहता है। मामा जी का तर्क सुन मैं हैरान रह गई। मामा जी उस युग के आदमी थे जिसमें
कुलीनता ही लड़की की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती थी। लड़की थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी और सुंदर हो तो सोने पर सुहागा। जमाने के हिसाब से विचारों में परिवर्तन होना स्वाभाविक है, लेकिन लगता था कि वे बिना यह सोचे विचारे कि उनके अपने परिवार के लिए कैसी लड़की उपयुक्त रहेगी, जमाने के साथ नहीं बल्कि उससे आगे चल रहे थे। संयोग से दूसरे ही सप्ताह मुझे मामा जी के यहाँ जाने का अवसर मिला। मामा जी से मिलने गई तो देखा वे बैठक में किसी महिला से बातें कर रहे हैं। वे उस महिला को समझा रहे थे कि आशीष के लिए उन्हें कैसी लड़की चाहिए। आशीष अपना लंबा है, उसके लिए लड़की कम से कम 5 फुट 5 इंच ऊंची होनी चाहिए। लड़की गोरी चाहिए। लड़की के माता पिता भाई बहनों के बारे में सारी बातें एक कागज पर लिख कर ले आना। लड़की हमें साइंस ग्रेजुएट ही चाहिए। अगर गणित वाली हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो तो और भी अच्छा है। सामने बैठी महिला को भली भांति समझाकर वे मेरी ओर मुखातिब हुए। बेटे, आजकल आर्ट वालों को कोई नहीं पूछता, उन्हें नौकरी मुश्किल से मिलती है। खैर, बीए में कौन सी डिवीज़न थी लड़की की? फर्स्ट डिवीज़न का करियर हो तो सोचा जा सकता है। एमए के प्रथम वर्ष में कितने प्रतिशत अंक हैं? मैं समझ गई कि आशीष के लिए रिश्ता तय करवाना हमारे बूते के बाहर की बात है। मामा जी के विचारों के साथ आशीष की कितनी सहमति थी, इसे तो वही जाने। पर इस झंझट में पड़ने से हमने तौबा कर ली। लगभग 2-3 वर्षों की खोजबीन के बाद आशीष के लिए नीतू का चयन किया गया था। वह गोरी ऊंची छरहरी बदन की सुंदर देह की धनी थी। उसकी शिक्षा कॉन्वेंट स्कूल में हुई थी। वह फर्राटे से अंग्रेजी बोल सकती थी। उसने राजनीति शास्त्र में एमए किया था। नीतू पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद वह एक प्रसिद्ध दैनिक समाचार पत्र में कार्यरत थी। इस विवाह संबंध से मामा जी, मामी और आशीष सभी बहुत प्रसन्न थे। खुद मामा जी नीतू की प्रशंसा करने से थकते नहीं थे। लेकिन विवाह के 3-4 महीने बाद ही स्थिति बदलने लगी। नीतू के नौकरी पर जाते ही यथार्थ जीवन की समस्याएं उनके सामने थीं। मामा जी हिसाबी आदमी थे। वे यह सोचकर क्षुब्ध थे कि आखिर बहू के आने से लाभ क्या हुआ। आशीष के तबादले ने इस मामले को गंभीर मोड़ पर पहुंचा दिया था। इसके बाद मामा के यहाँ जाने के अवसर को मैंने जानबूझकर टाल दिया था, किंतु लगभग साल भर बाद मुझे बीमार रिश्तेदार को देखने जाना ही पड़ा। वहीं मामा जी से भेंट हो गई। आशीष और नीतू के विषय में पूछा तो बोले, घर चलो, वही सब बातें होंगी। हम लोग घर पहुँचे तो वहाँ सन्नाटा छाया हुआ था। मामी खिचड़ी बनाकर अभी अभी लेटी थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। मुझे देखा तो उठ बैठी और शिकायत करने लगी कि मैंने उन लोगों को भुला दिया है। आशीष महाराष्ट्र में है, उसे वहाँ बढ़िया फ्लैट मिला है और खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी होटल में खा लेता है, कभी नौकर से बनवा लेता है। तुम्हारी मामी बीच बीच में जाती रहती है। इसका भी बुढ़ापा है। यह यहाँ मुझे देखे या उसे वहाँ दिखे। मेरी तबीयत भी अब पहले जैसी नहीं रही है। यहाँ का कारोबार देखना भी जरूरी है, नहीं तो सब वहीं रहते। नीतू ने नौकरी छोड़कर आशीष के साथ जाने से इनकार कर दिया। साल भर से मायके में है, मामा जी ने बताया। आशीष के विषय में बातें करते हुए दोनों की आंखों में आंसू भर आए। मैंने ध्यान से देखा। मन तो हुआ उनसे कहूँ, आपकी समस्या इतनी विकट नहीं है जिसका समाधान ना हो सके। ऐसे बहुत से परिवार हैं जहाँ नौकरी या बच्चों की पढ़ाई के कारण पति पत्नी को अलग अलग शहरों में रहना पड़ता है। नीतू और आशीष भी छुट्टियाँ साथ लेकर रह सकते हैं, पर चाह कर भी कह ना सके। दूसरे दिन सुबह हम सब नाश्ता कर रहे थे कि किसी ने घंटी बजाई। मामा जी ने द्वार खोला तो सामने एक बुजुर्ग सज्जन खड़े थे। मामी ने धीरे से परिचय दिया, विजय जी, नीतू के पिता। पता चला कि नीतू और आशीष के मतभेदों के बावजूद वे बीच बीच में मामा जी से मिलने आते रहते हैं। मामी अंदर जाकर उनके लिए भी नाश्ता ले आई।
विजय जी सकुचाते से बोले, बहन जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? मैं घर से खा पी कर ही निकला हूँ। फिर क्षण भर रुक कर बोले, क्या करे भाई, हम तो 1000 बार नीतू को समझा चुके हैं कि आशीष इतने ऊंचे पद पर है, पूर्वजों का जो कुछ है वह सब भी तुम्हारे ही लिए है। नौकरी छोड़कर ठाठ से रहे। पर वह कहती है कि मैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए नौकरी नहीं कर रही हूँ। इस काम का संबंध मेरे दिलो दिमाग से है। मैंने अपना करियर बनाने के लिए रात रात भर पढ़ाई की है। नौकरी के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा से गुजरी हूँ। अब इस नौकरी को छोड़ देने में क्या सार्थकता है? ऐसे में आप ही बताइए। उन्होंने बात अधूरी ही छोड़ दी। मामा जी ने अखबार पढ़ने का बहाना करके उनकी बात को अनसुना कर दिया, परंतु मामी चुप न रह सकी। भाई साहब, लड़की तो लड़की ही है, लेकिन हम बड़े लोगों को तो उसे यही शिक्षा देनी चाहिए कि वह अपनी घर गृहस्थी देखते हुए नौकरी कर सके तो जरूर करे। नौकरी के लिए घर परिवार छोड़ दे, पति को छोड़ दे और मायके में जा बैठे, यह तो ठीक नहीं है। लेकिन मामी ने अपनी बात बड़ी सरलता और सहजता से कही थी, परंतु उनका सीधा आक्षेप विजय जी पर था। कुछ क्षण चुप रहकर वे बोले, बहन जी, एक समय था जब लड़कियों को सुसंस्कृत बनाने के लिए ही शिक्षा दी जाती थी। लड़की या बहू से नौकरी करवाना लोग अपमान की बात समझते थे, पर अब तो सब नौकरी वाली करियर वाली लड़की को ही बहू बनाना चाहते हैं। इस कारण लड़कियों के पालन पोषण का ढंग ही बदल गया है। अब वे किसी के हाथ की कठपुतली नहीं है कि जब हम चाहें तब नौकरी करने लगे और जब हम चाहें तब नौकरी छोड़ दें। कुछ देर सन्नाटा सा रहा। उनकी बात का उत्तर किसी के पास नहीं था। इधर उधर की कुछ बातें करके विजय जी उठ खड़े हुए। मामा जी उन्हें द्वार तक विदा करके लौटे और बोले, देखा बेटी, यह आदमी कितना चालाक है। गलती मुझसे ही हो गई। शादी से पहले ही मुझे यह शर्त रख देनी थी कि हमारी मर्जी होगी तब तक लड़की से नौकरी करवाएंगे, मर्जी नहीं होंगी तो नहीं करवाएंगे। उनकी इस शेष शर्त को सुनकर मैं अवाक रह गई। कहती भी क्या, कहने को कुछ नहीं था। अब परिस्थिति मामा मामी जाने और आशीष जाने।